नेक्स्ट लेसन है तेलुगु सेकंड लैंग्वेज वर्षालु। वर्षालु का मीनिंग है रेनिंग्स, बारिश, जिसको लिखे से वाले है वाना मामलई वरदा चारुलु। ये पोएट का नाम है। अब इसके अंदर हमको ये पिक्चर दे दिया, ये पिक्चर है। ये पिक्चर को देखकर हमको क्या करना है, इसके नीचे दिए गए आंसर्स को लिखना है। अब इसके आंसर्स हमको नीचे गिवन है, ये देखिए आंसर्स, यहाँ पर आंसर्स है। चित्रंलो पिल्ललु ఏమి చేస్తున్నారు पूछ रहा हूँ। मतलब क्या है, पिक्चर में बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जैसा दिख रहा है हमको। गौर करेंगे तो हम आडुकुंटुन्नारू, आडुकुंटुन्नारू मतलब क्या कर रहे लोग, खेल रहे या शिप बनाकर छोड़ रहे, ये भी हम कह सकते हैं। दूसरे में मीरू एपुडैना इला చేశారా, आप लोग कभी ऐसा करें। हाँ अगर करें तो అవును చేశాము बोल के लिखिए, అవును చేశాము, हाँ हम ऐसा करें। थर्ड वाला क्या है, వర్షం పడుతుంటే ఎవరు ఏం చేస్తారో చెప్పండి। बारिश हो रहे तो कौन कौन क्या करते, वो बदलाव हो रहा। तो कौन कौन क्या करते बारिश हुए तो, सबसे पहले किसान खुश होते, రైతులు आनंदिस्तारो, सबसे पहले क्या होता, किसान बहुत खुश हो जाते। उसके बाद क्या हो जाता, మత్స్యకారులు ఆనందిస్తారు, మత్స్యకారులు आनंदिस्तारो मतलब मछुआरे भी आनंद बहुत ज़्यादा खुश हो जाते, और हम भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते। बच्चे भी क्या करते, पिल्ललु केरंतलो कोड़तारू, पिल्ललु आड़कुंटारू, ऐसे कितने भी आंसर हम चाहे तो लिख सकते। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे दे दिया, देखिए पाठम उद्देश्यम, इस लेसन का एम क्या है। వర్షం కురవడం వల్ల పశు పక్షాదులు మనుషులు పొందే ఆనందాన్ని గురించి తెలియజేయడం ఈ పాఠం ఉద్దేశం। इस लेसन का एम क्या है, जानवर, परिंदे, इंसान, ये बारिश होने से जितनी वो लोग खुशी हासिल करते उसके बारे में बतलाना ही इस लेसन का एम है बोलकर उन्हें बोल रहा। नेक्स्ट पाठ्य भाग विवरालु, इस लेसन के डिटेल्स क्या है देखेंगे। ఈ పాఠం గేయ ప్రక్రియకు చెందిన एक गेम है, एक पोएम की तरह इसको गा सकते हैं। गेम పాడుకోవడానికి అనువైనది, ये गाने के लिए बहुत आसान रहता। ఈ పాఠం వానమామలై వరదాచార్యులు రాసి विप्रलब्ध अने गेय संपटल ఉన్నది। इसको लिखे से वाले वानमामलय वरदाचार्युలు है, लिखकर क्या करें, विप्रलब्ध बोलने की एक गेय संपट माने एक पोएम्स की किताब है, उसके अंदर से इस लेसन को लेकर लिखे गए हैं। ये है पोएट का इंट्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है, इसको अच्छी तरह आप लोग याद करना है। देखिए డాక్టర్ వానమామలై వరదాచార్యులు వరంగల్ జిల్లాలోని మణికొండలో జన్మించాడు। వానమామలై వరదాచార్యులు వరంగల్ डिस्ट्रिक्ट के मणिकोंडा में पैदा हुए। ఈయన నివాస స్థలం आदिलाबाद जिल्लाలోని చెన్నూరు। इन्होंने रहते कहाँ थे, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के చెన్నూరు गाँव में रहते थे। पूतना चरित्र, मणिमाला इनकी किताबों के नाम है। पूतना चरित्र, मणिमाला, व्यासवाणी, रैतु बिड्ड, ऐसे 64 64 పైగా ज़्यादा 64 से ज़्यादा इनो రచనలు చేశారు, लिखे रिटर्न्स क्या करें इनो लिटरेसीस लिखे। అభినవ పోతన, అభినవ కాళిదాసు, మధుర కవి అని బిరుదులు ఉన్నాయి। इनके अवार्ड्स है, ये बिरुदुలు అందుకున్నాడు। అభినవ పోతన, అభినవ కాళిదాసు, మధుర కవి बनने के इनको अवार्ड्स भी दिए गए। आंध्र प्रदेश साहित्य अकादमी वाले क्या करें, वारी की पुरस्कारम, वाराणसी वारी विद्या वाचस्पति पुरस्कार अंदिंచారు। ये अवार्ड इनको दिए, कौन दिए, आंध्र प्रदेश साहित्य अकादमी वाले अवार्ड इनको दिए। अब इसका इंट्रोडक्शन कैसा लिखेंगे, आसान है, बहुत ही आसान है। किसका इंट्रोडक्शन, वानमामला वरदाचार्य। अब यहाँ पे लिखेंगे कवि पेरू, एग्जाम में इतना याद करो हमको बस है। कवि पेरू क्या था, डॉक्टर वानमामलై वरदाचार्युలు, ये इनका नाम है। उसके बाद क्या लिखेंगे, जन्मस्थलम, इन्हों कहाँ पर पैदा हुए, बर्थ प्लेस, जन्मस्थलम कहाँ थे इन्हों, वरंगल्लु जिला, वरंगल डिस्ट्रिक्ट, मणिकोंडा में, मणिकोंडलो कहाँ पर पैदा हुए, वरंगल डिस्ट्रिक्ट मणिकोंडा में। इसके बाद क्या लिखेंगे, रचनालो, इनकी बुक्स क्या है, इन्हें क्या क्या लिखे, इनकी रचना क्या है। तो क्या है, हम पढ़े पूतना
चरित्रमु एक हो गया, दूसरा हो गया मणि माला एक हो गया, तीसरा हो गया व्यासा वाणी, व्यासा वाणी एक हो गया। उसके बाद रैतु बिड्डा मोदलगु एटसेट्रा कितने लिखे 64 पैगा रचनलु, इससे ज़्यादा क्या करें नो बुक्स लिखे, ये हमको याद करना है। उसके बाद क्या लिखना है इनके बिरुदुलु, इनके अवार्ड्स क्या है, अवार्ड्स इनके अवार्ड्स अभिनवपोतना एक अवार्ड है, और अब एक अभिनव कालिदासु एक अवार्ड हम पढ़े। अभी क्या पढ़े मधुरा कवि, इतना ही हमको एग्जाम में लिखना है, पूरा डिटेल्स में लिखने की ज़रूरत नहीं हो गया। फिर इसके बाद इनके पुरस्कार गिफ्ट्स, पुरस्कार क्या दिए पुरस्कारालु क्या दिए इन्हें आंध्र प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कारम ये लोग दिए, आंध्र प्रदेश साहित्य अकादमी वाले दिए। उसके बाद वाराणसी वारी विद्या वाचस्पति पुरस्कारम अंदुकुन्नाडु, ये इनको अवार्ड्स मिले, ये इनका इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से लेसन शुरू है, देखिए क्या बोल रहा है लेसन। वच्चेनो वर्षालु माँ वसुधराणी की तलमरालु, वच्चेनो माने आए बारिश आया, माँ वसुधराणी हमारे ज़मीन माँ की, तलबरालू माने जो सर पर फेंकते हैं उसके जैसा बारिश आई। विचिना पुलई, विचिना किसको बोलते हैं खिले हुए फूल के जैसा, प्रजा मुखमुनो लोगों के चेहरे खिल गए फूल की तरह, वेलवीर से नु मुरीपालो बहुत ज़्यादा मुस्कुराहट उन लोगों के पास आ गई, कब आई बारिश ज़्यादा होने की वजह से। कत्तुलु कलसिनेटु जैसे तलवार एक तलवार दूसरी तलवार से मिली जिस तरह, उत्तरा दिक्कुलो उर्मिंदी क्या दिया यहाँ पे नॉर्थ और साउथ की तरफ, उर्मिंदी चमकना गरजना देखते ना, कनुपापला चक्कने मेरिसिंदी हमारी आँखों के जो पलक है एकदम चौंक गए। गड़गड़ा दीवी उर्मिंदी, गड़गड़ा बोल के एक बादल गरजना शुरू करा, उर्मिंदी माने बारिश गिरने को बोलते हैं, उर्मिंदी गड़गड़ा आवाज़ भी आई। चका दिशा मेरिसिंदी, चका जो दिशा माने दिशा एक तरफ, मेरिसिंदी माने चमक गया। चली गाड़ुपुलु रिकरी मेरिसिंदी ठंडी ठंडी हवा आई। ये हमारा पोयम है। तो ये पोयम को बोलना क्या चाह रहा उन्हें, मतलब क्या है बोलना क्या चाह रहा, हमारे भूदेवी जो हम ये पढ़े वसुधा जो पढ़े हम ज़मीन को बोलते हैं, वसुधा भूमि धरणी ये पूरे इसके नेम से। तो बोलना क्या चाह रहा, हमारे ज़मीन के ऊपर जो बारिश का पानी जो गिरा वो एकदम तलमरालू माने सर पे जो चावल हिंदू की शादी में फेंकते हैं ना उसी तरह पानी के बूंदे इस पर गिरे, सबके जो चेहरे वो फूलों की तरह खिलकर खुशी हो गए, और जो बादल होते हैं वो पूरे एक जगह पे जमा हो गए, एक बादल दूसरी जगह बादल को टकराए तो जिस तरह तलवार से तलवार मिले तो किस तरह एक चमक आती है उस तरह चमक आई, और धीरे धीरे मेरे पुलु मेरे साई मतलब धीरे धीरे क्या हो गया, ये जो चमक एकदम चमकने लगी, धीरे धीरे ठंडी हवा आने लगी। ये पोएम का मतलब है। सेकंड पोएम देखिए, पाड़ू करवुलु बाणालू, पाड़ू माने जितने दिन से इंतज़ार कर रहे, करव माने खात माने किसी चीज़ का नहीं मिलना, बाणालू मापंटलो माने हमारे फसलें, पंटा चलवे की प्राणालू जो फसल डालना चाह रहे हैं उसको एक जान की तरह आ गया, कापु कन्नुला को मुत्यालू जो हम इंतज़ार कर रहे थे वो आँखों को एक मुत्यालू मोती की तरह स्टोन की तरह, वरी करला नोड़लनु चानुबावलू जो धान के खेत होते हैं, धान का नार होता है उसको चनुबावलू एक सांस मिल गई जैसा दिख रहा बोलकर उन्हें पोएट बोल रहा था। मतलब क्या है, जो जितने दिन से हम लोग बारिश के वास्ते इंतज़ार कर रहे थे वो बारिश पड़ने से क्या हो गया, हमारे खेत को जान की तरह आ गई, और जो किसान होता है उसके आँखों पे एक स्टोन मोतियों की तरह चमकने लगे उसकी आँखें। और उसके बाद क्या बोल रहा हूँ, इसके बाद
नेक्स्ट वरी, जो धान हम डालते हैं वो धान की भी तैयारी हम करेंगे बोलकर बोल रहा। कोड़े नागुलई उरिकेन वागुलू, कोड़े नागुलू, कोड़े किसको बोलते हैं? बहना, खतरनाक तरीके से बहना। कोड़े नागुलई, नागु मतलब सांप को बोलते हैं। कोड़े नागुलई उरिकेन वागुलू, कोड़े नागुली की तरह, कोड़े नागुली की तरह मतलब सांप की तरह। उरिकेन वागुलू, उरिकेन माने भागने लगी, वागुलू नदी, मतलब नदी एकदम भरकर बहने लगी। क्षीरधारा पारिनु तोगलू, क्षीरदालु, क्षीरदालु किसको बोलते हैं? परिंदों को बोलते हैं क्षीरदालु, क्षीरदालु पारिनु तोगलू। यहाँ पे क्या बोल रहा? क्षीरधारालय, क्षीरधारालय, क्षीरा मतलब यहाँ पर हम दूध ले लेंगे, दूध का जो धार होती है उस तरह बहने लगे यहाँ के रेले। भूसती वानलो ताना मुडिला, यहाँ की जो ज़मीन है पूरी क्या हो गई? बारिश से भीग गई। पच्ची कोकला पाइटा सवरिंचे, जो पच्ची कोकला जो घास होता है तो सूखा मोखा घास क्या हो गया? एकदम हरा भरा हो गया बोलकर उन्हें पोएट यहाँ पर हमको बोल रहा। तो मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे? जो नदी है वो एकदम तेज़ी से बहने लगी और जो बारिश है वो दूध की तरह एकदम गिरने लगा। उसी तरह हमारी ज़मीन जो है बारिश से पूरी तरह भीग गई और जो सूखा मोखा घास था वो क्या हो गया? हरा भरा हो गया। जहाँ पर भी देखेंगे हम वो पूरा हरा भरा हमको हो गया। मद वृषभमुला कोम्मुలను गुरुचु, मद वृषम, वृषम माने बाइल को बोलते हैं। मद वृषमुलु मतलब बाइल जो रहते हैं। कोम्मुलु ग्रुम्मुचु माने अपने सिंगों को फैलाकर, मट्टीनी जिम्मिचु वेरेचे मतलब अपने सिंगों से मट्टी को खोद के फैलाते हुए। मुदिरम आयुरम मतलब जो पंखों वाला मोर होता है। पिंचम विची अपने पंख खोलकर, मुद्दुगा नाट्यम चेसिंदी अच्छी तरह नाट्य करा। कब करा? बारिश होते वक्त। मतलब क्या बोल रहा? खुशी के मारे बैल जो है वो बैल अपनी सिंगों से मिट्टी को खोद कर फेंक रहे हैं और एकदम तैयार हो गए, रंकेल वेस्ट में मतलब भागने के लिए तैयार हो गए। उसी तरह ये नेचुरल खूबसूरती देखकर मोर भी क्या करा? अपने पंख फैलाकर एकदम खूबसूरती का डांस करने लगा। ये इसका पॉइंट है। आरवेसिना चीरल वले सुकासु साड़ियों की तरह, तूर्प गटलम दाउला मेरे से, तूर्प गटलम दाउरा मेरे से मतलब क्या है? तूर्प गटलम जो रहता वो क्या है? दाउरा मेरे से, चमक गया। तूर्प जिस तरह हम लोग जाते हैं, तूर्प वेस्ट नहीं, जिस तरह हम देखते हैं दूसरी तरफ क्या होगा? वो चमक गया। दाउल में से मतलब एकदम चरना। नड़चे नल्लनी गंडा शिलाला वाले, चलते हुए नल्लनी काले दंडा शिलाला बड़े बड़े पहाड़ की तरह। पड़मटी गटलनो गेदलू में से, अच्छे अच्छे घास को क्या हुआ? गेदलू भैंस भी खाए। तो मतलब क्या बोला यहाँ पर? बोलना ये चाह रहा क्या उन्हें? क्या बोलना चाह रहा? साड़ियों, सूखे हुए साड़ियों की तरह वेस्ट की तरफ गाय चर रहे हैं, गाय चर रहे हैं यहाँ पर। उसी तरह नरुस्तुन नल्लनी माने चलते हुए बड़े बड़े काले पहाड़, वहाँ पर हम लोगों को चरते हुए भैंस नज़र आ रहे हैं। मतलब जो भैंसों के जिक्र कर रहा उन्हें, तो कैसे दिख रहे हैं हम लोगों को? हरे हरे घास में काले काले पहाड़ की तरह दिख रहे बोलकर उन्हें बोलना चाह रहा। कम्मा गुड़गुतो कापू छत्रपति, यहाँ पर क्या बोल रहा उन्हें? कम्मा गुड़गुतो, कम्मा गुड़गुतो माने छतरी फैलाकर। कापू छत्रपति जो किसान होता है वो। चेललो भूपोलन खेतों में काम करने लगा। पशुपति यही मुलुकोलन भूने मतलब जानवरों को चराने वाला। मुल्लुकोनी मतलब लकड़ियों को पकड़कर। करो पालिटा कालू नहीं है। अब जा यहाँ पर हमारा जो ख़ास है, जो कोई चीज़ नहीं मिल रही वो क्या हो गया? हमारा ख़त्म हो जाएगा बोला। मतलब क्या है यहाँ पर बोलना क्या चाह रहा है उन्हें? जब बारिश होती है तो किसान क्या करता? छतरी पकड़कर निकल लेता, निकल के क्या करता? अपना जो खेत है वहाँ पर उन्हें चलाता और साथ साथ लकड़ी के छतरी के साथ साथ एक लकड़ी भी लेके वहाँ पर चलता। कैसे चलता? कि जानवरों को चराने वाला किस तरह लकड़ी को लेता, उस तरह क्या करता उन्हें लेता। उसी तरह हाथ में क्या करता है? एक डंडा मतलब एक रस्सी पहन कर क्या करता है उन्हें? एक यम की तरह हमको दिखाई देता है इस लेसन का मतलब है। अब यहाँ से इस लेसन का ग्रामर मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि हमको ग्रामर करने के लिए पीछे ही ज़रूरी है, हमको लेसन के पीछे ही करना। गवाबू क्या दूसरी चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पढ़ दे दिया पाठन लेसन को पढ़िए। पाठम आधारंगा कवि बेटिनी वीट तो पोचाड़ पोएट लेसन के अंदर किसको किस चीज़ से क्या करा उन्हें मैच करा, इसको हम पहचानना है। अब देखिए कोड़े नागुलू, कोड़े नागुलू मतलब क्या दिया यहाँ पर? पोएट किससे करा?
कोड़े नागुल जो हम पढ़ेंगे, तो अगर पोएट क्या था, कोड़े मतलब बहते हुए नदियाँ, ये हो गए बहते हुए नदियाँ, यहाँ उर्के वागुलो बहते हुए नदियाँ। गंडा शिललू, वो बोला था काले भैंस, ये काले भैंस हो गए, गेदल माने काले भैंस। पच्चिका हरा भरा, मतलब हरा भरा क्या रहता, घास रहता, ये हो गया कोका। कापू, कापू माने देखभाल करना, कौन करता देखभाल, किसान। छत्रपति, छत्रपति का जो असल मीनिंग होता है वजीर को कहते हैं। उसके बाद बचा क्या, क्षीर दालो पारे तोगलो, ये इस तरह हम इसको कर सकते हैं। साथ ही क्या दिया, देखिए नेक्स्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, क्या दिया, ఈ పేరాను చదవండి ప్రశ్నల సమాధానం రాయండి। ये पैराग्राफ पढ़ना है, नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखना है। देखिए, గతంలో ఆడిన ఆటలు ఇప్పుడు లేవు, पहले ज़माने में जो गेम्स खेलते थे गेम्स अभी नहीं है। क्या क्या खेलते थे, मुंदू गिल्ली डंडा खेलते थे, गच्चाकाया खेलते थे, ऊमना गुंतलो माने गड़े बना के खेलना खेलते थे, चम्मा चक्का खेलते थे, दागड़ो मुतलो शीनम छानी खेलते थे, पाचिकलू खेलते थे, तोकुड़ बिल्ला अभी भी खेलते ना है बच्चे, छोटे बच्चे। चिकड़ बिता, रिंगुलाटा, रिंग का खेल, ताड़ डाटा, रस्सी का खेल, स्किपिंग, ये पूरे पहले खेलते थे। ఈ రోజు పిల్లలు टीवी सेल फोन लैपटॉपలతోనే कर, आज के बच्चे क्या है, ये पूरे गेम्स कोई भी नहीं कर रहे, सिर्फ क्या कर रहे हो लोग, आजकल के बच्चे टीवी में या सेल फोन में या लैपटॉप पे, इससे वो लोग अपना ज़िंदगी बता रहे हैं। ये ఆటలు ఆడాలన్నా టీవీ కంప్యూటర్లతో ఆడదు, कोई भी गेम खेलो बच्चे क्या कर रहे हैं, या तो टीवी में खेल रहे हैं या कंप्यूटर खेल रहे हैं। శారీరకంగా శ్రమ కలిగించిన ఆటలనే ఆడుకుంటున్నారు। जो जिस्मानी मेहनत नहीं होती वही गेम्स आजकल के बच्चे खेल रहे हैं। ఎక్కువ సేపు టీవీ కంప్యూటర్లతో గడుపుతున్నారు, ज़्यादातर वक्त क्या कर रहे हैं लोग, टीवी और कंप्यूटर के साथ गुजारे। అందుచేత కంటి చూపు పాడై చిన్నతనంలో అద్దాలు పడుతుంది, इसलिए क्या हो रहा, बचपन में ही वो लोगों को साइट आ जा रहा। ज़्यादा टीवी लैपटॉप सेल फोन घूमने से क्या हो गया, बचपन में ही वो लोगों को आँखों की नज़र कम होकर वो लोगों को ऐनक लग रही। కాబట్టి శారీరక శ్రమను కలిగించిన ఆటలు, इसलिए क्या करना चाहिए हमको, जो मेहनत होती है जिस्मानी मेहनत जो होती है वही गेम्स खेलना चाहिए। ఆరోగ్యాన్ని కాపాడో, हमारे क्या करना, सेहत को बचा लेना। अब देखिए, గతంలో కొన్ని ఆటల పేర్లు రాయండి, पहले ज़माने में खेलते थोड़े के गेम्स के नाम है, यहाँ पे गिल्ली डंडा, यहाँ पर फर्स्ट हाउस, गच्चा का, चम्मा चक्का, पाचे का, तकड़ बिल्ला, ये पूरे गेम्स पहले खेलते थे, ये फर्स्ट हो गया। ఈ రోజుల్లో పిల్లలు आजकल के बच्चे किसके साथ गुजार रहे हैं, यहाँ पर है सेकंड वाला, टीवी सेल फोन लैपटॉप, ये हो गया सेकंड वाला आंसर। कंటి చూపు ఎందుకు పడుతుంది, आँखों की नज़र किस लिए कम हो रही, यहाँ पर है ఎక్కువ సేపు कंप्यूटर टीवी గడుపుతున్నారు, ये ज़्यादातर कंप्यूटर और टीवी के साथ गुजार रहे, इसलिए। ఆరోగ్యాన్ని ఎట్లా పొందాలి, हम लोगों को सेहत मिलना बोले तो क्या करना चाहिए, यहाँ पर है శారీరక శ్రమను కలిగించే ఆటలు ఆడాలి, ज़्यादा मेहनत जो होती इस्तेमाल होती वो गेम्स हमको खेलना है तो हमको सेहत बनती। पै पेरा द्वारा మీరేమి తెలుసుకున్నారు, ऊपर के पैराग्राफ से आपको क्या मालूम हुआ, बोलिए क्या मालूम होगा ऊपर के पैराग्राफ से, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, పిల్లలకు చదివే ముఖ్యం కాదు, बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, मुख्यम కాదు, ఆటలు కూడా आड़ी, मतलब बच्चों को क्या है, सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, हम क्या करना है, गेम्स को खेलना। आड़ी क्या करना है, यहाँ पे శారీరక శ్రమ కలిగించి वारी क्या करना चाहिए हम लोगों को, हम लोग बोलेंगे मेहनत कराकर गेम्स खिलाकर आरोग्याన్ని కాపాడాలి, वो लोगों की हम लोग क्या करना चाहिए, सेहत को बचाना चाहिए, ये इसका आंसर है। पदजालम, अब देखना है इसके अंदर क्या कह रहा है, ये फिलिप्स है। చెట్లు చేమలు కొండలు, చెట్లు झाड़ చేమలు चुमटिया सब समझिए, కొండలు पहाड़, వాగులు नदियाँ, ఈ వసుధ इस ज़मीन को ఎంతో అందంగా కనిపిస్తాయి, इसका मीनिंग लिखना, वसुधा माने भूमि, वसुधा का मतलब क्या है, भूमि, ये भूमि, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। मयूरम पूर्वी नाट्यम चेसो, मयूरम माने मोर, नेमाली हम लिख सकते हैं। मयूरम मतलब मोर क्या करता है, अपने पंख फैलाकर दास्ता। काड़ी की రెండు వైపులా वृषभालु, काड़ी माने बंडी, बैलबंडी को दोनों तरफ क्या रहते हैं, एद्दुलु, बैल रहते हैं, ये हो गया एद्दुलु। अब इसके बाद इसको ओन सेंटेंसेस इस्तेमाल करना है।
क्या करना है इसको, गड़गड़ा माने एकदम चमकना। तो क्या करते हैं हम सर्दियों से ये लिख सकते हैं शीता कालम लो। सर्दियों में हम क्या करते हैं, शीता कालम लो मानमो हम क्या करते, गड़गड़ा वनुकुताम कांपते, वनुकुताम हम क्या करते सर्दियों में कांपते। चका माने चमकना, आकाशम चक्का मेरी सिंधी, आसमान क्या हो गया, चका चमक गया। ये हम अब नेक्स्ट इसका क्या करना है, क्रंदी प्रकृतिको विकृति। ये प्रकृति दिया, मैं बोला था इससे पहले की क्लासेस में, जो संस्कृत होता है उसको प्रकृति बोलते हैं, जो तेलुगु वर्ड होता है उसको विकृति बोलते हैं। यहाँ पे क्या दिया, नाट्यम। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं आप लोग, नाट्यम भी लिख सकते हैं या नट्टुवा भी लिख सकते हैं, नट्टुवा कैसे भी लिख सकते हैं, नाट्युम। स्नानमो, स्ना को निकाल के ता लगा सकते हैं, तानमो लिख सकते हैं, तानमो। पशुओं को पशु लिख सकते, पसरा लिख सकते, पसरम भी लिख सकते हैं, पशु भी आप लोग लिख सकते हैं। ये हो गया प्रकृति विकृति। अब नेक्स्ट क्या है, क्रिंदी पदा, इसको प्लस लगा के लिखना है। देखिए पता लग बिड़ा, अब प्लस लगाना, तो जहाँ पर जो आवाज़ आते हैं, दो आवाज़ें जहाँ पर भी आते हैं वहाँ पर हम क्या करना चाहिए, प्लस लगाना। जैसा बल में वाड़ू दो आवाज़ें आ रही, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग बलमो प्लस एवड़ू लिख सकते हैं। ये सुरेंद्रा, रा ई की दो आवाज़ आ रही है यहाँ पे, तो लिख सकते हैं सुरा प्लस इंद्रा लिख सकते हैं यहाँ पर। तोयम यम अम्बई तोयम पई ना, तोयम बाई ना, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। इसको मिला के लिख देना और आसान है। जनुला कड्डमू, जनुला कड्डम लिख सकते हैं। जनु को का बना देना, आ है यहाँ पर इसलिए जनुला कड्डमू, कू क्या बना, आ है यहाँ इसलिए कू को का बना देना। चेला कू प्लस ईवी, चेला कू ई आ रहा था, की हो जाता, चेला कीवी लिखना है यहाँ पर, चेला कीवी। तानमू लाड़ी लिखना, तानमू लाड़ी, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। उसी तरह क्या दिया यहाँ पे, ई क्रंदी वाक्यम सूचना कालम मार्चंडी। अब क्या दिया, एक सेंटेंस दिया उन्हें, सेंटेंस देके इसको क्या करोगे उन्हें, कालम माने इसका टेंस को कौन से टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, कौन से टेंस में पहचानना। देखिए नेमलू नाट्यम चेस्तुन्नदी, इसको क्या करोगे आप पास्ट टेंस में बनाना है। तो नेमली ये नाट्यम चेस्तुन्नदी माने डांस कर रहा हो आप, तो डांस कर रहा था लिखना, नेमली नाट्यम चेसिंदी, डांस कर लिया। रैतु पोलानी वेल्लाड़ू, क्या करा, किसान खेत को गया। अब प्रेजेंट टेंस, तो ये वेल्लाड़ू को वेल्तुन्नाडु लिख दिए तो हो जाता, रैतु पोलानिकी वेल्लुतुन्नाडु, ये प्रेजेंट टेंस हो गया, ये प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस। ये हो गया पास्ट टेंस। आవులు गड्डी మేస్తున్నాయి, इसको फ्यूचर टेंस में बनाना है, फ्यूचर टेंस। आవులు गड्डी మేస్తున్నాయి, गाय क्या कर रहे हैं, घास चर रहे हैं, तो आవులు गड्डी మేస్తున్నాయి, चर रहे, चरने वाले हैं, మేయబోతున్నాయి लिखना, మేయబోతున్నాయి, क्या कर रहे, गाय घास को चरने जाने वाले हैं। ये इसका नॉन डिटेल का लेसन नंबर 2, मखदूम मोहिउद्दीन, ये भी एक नॉन डिटेल का लेसन है। हम इससे पहले जो पढ़ चुके हैं वो पीवी नरसिम्हा राव। अब देखेंगे इसके बारे में क्या है। निजाम निरंकुश पालनलो, निज़ाम के निरंकुश मतलब कुछ बहुत सारी चीज़ों को रोक लगाए थे उनकी रियासत की। భూస్వామ్య వ్యవస్థలో నలిగిపోతున్న తెలంగాణ జాగృతిపరచడానికి, भूस्वाम्य ज़मीनों के वजह से नलगिपोतुन्ना पिस रहे हैं, तेलंगाना जागृतपरचడానికి तेलंगाना के लोगों को जगाने के लिए नव तेलंगाना निर्माणం కొరకు एक नए तेलंगाना को बनाने के लिए చైతన్యవంతమైన పాత్ర వహించిన ప్రముఖులలో ప్రత్యేకంగా పేర్కొనవలసిన ప్రజానాయకుడు। चैतन्य माने सबको इकट्ठा करने में एक अहम रोल निभाए सो वाले में एक इम्पॉर्टेंट पर्सन इन्हों भी थे। कौन, मखदूम मोहिउद्दीन, इनका भी नाम हम ले सकते हैं। बहुमुखा प्रतिभा संपन्न, इनको दोनों तरीके के प्रतिभा थे, इन दोनों में भी क्या था, संपन्न में दौलतमंद था मखदूम मोहिउद्दीन। ఈయన మెదక్ జిల్లాలో
అంధుళ్ళు 1908 ఫిబ్రవరి 4వ తేదీన జన్మించాడు. ఈయన కब पैदा हुए? मेदक डिस्ट्रिक्ट के अंधोल गांव में 1908 ఫిబ్రవరి 4th को इनका जन्म हुआ. ఈయన పూర్తి పేరు అబూ సయీద్ మొహమ్మద్ మఖ్దూమ్ మొహియుద్దీన్. इनका पूरा नाम है अबू सईद मोहम्मद मखदूम मोहिउद्दीन. తండ్రి గౌసుద్దీన్. इनके फादर का नाम गौसुद्दीन. వీరి పూర్వీకులు ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఆజంపురం ప్రాంతానికి చెందినవాడు. इनके पुरख माने पुराने लोग, इनके जो दादा परदादा थे वो लोग आजमगढ़ के रहने वाले थे उत्तर प्रदेश में. ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం అందోల్ హై స్కూల్లో చదివి संगारेड्डी జరిగింది. इनकी प्राथमिक प्राइमरी स्कूल की जो पढ़ाई थी वो अंधोल में और हाई स्कूल की जो पढ़ाई थी संगारेड्डी में हुई. ఇంటర్మీడియట్ హైదరాబాద్లో చదివాడు. ఇంటర్మీడియట్ कहाँ पर पढ़े नो? हैदराबाद में. అప్పుడే తనలో స్వతంత్ర భావాలు అంకురించాయి. जब ही इनके अंदर इंडिपेंडेंस के जो भाव थे वो धीरे धीरे आने लगे. సొంత కాళ్లపై నిలబడి జీవితాన్ని గడపాలనే ఆలోచన ఏర్పరచుకొని ట్యూషన్స్ చెబుతూ పత్రికల్లో అమ్ముతూ చదువుకున్నాడు. मैं किसी के पैसों पे नहीं बल्कि मैं खुद के पैरों पे ठहर कर मैं अपनी ज़िंदगी बिताऊंगा बोलकर इनको सोच आई. तो इसलिए क्या करें, इन्हों ट्यूशन्स पढ़ाते हुए न्यूज़पेपर बेचते हुए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाए. వీరు రచన వ్యాసంగం 1933లో పచ్చశాలువ పీలు దుశాల్ అనే కవిత ఖండికలో ప్రారంభమైంది. ఈయన क्या करे, एक व्यासम माने एक पैराग्राफ लिखना शुरू करे, कॉम्पोजिशन लिखना शुरू करे. 1933 में स्टार्ट करे जिसका नाम है पच्चाशालवा पीली दुशाल. कविता खंडिता तो प्रारंभ, ये पोएट से क्या करा, खंडिता माने इकट्ठा होने को यहाँ से स्टार्ट हुआ. मतलब इन्होंने स्टार्ट करे लिखना पीली दुशाल के जो पोएम्स की किताब थी. 1937లో ఉర్దూ నాటక అనే విషయం మీద పరిశోధన వ్యాసం వ్రాసి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుండి ఎంఏ पट्टम పొందాడు. उर्दू के नाटक के अन्य विषय, उर्दू नाटक बोलने के एक विषय पे क्या करा, इन्हों रिसर्च करके एक पैराग्राफ लिखे वहाँ पर. वो पैराग्राफ को उस्मानिया यूनिवर्सिटी वाले देखकर गौर करके क्या करें, उनको एमए का जो डिग्री है वो उनको दिया गया. వెంటనే ఆయనకు సిటీ కాలేజీలో ఉర్దూ లెక్చరర్ उर्दू వచ్చింది. अब उन्हें एमए की जो डिग्री मिलते ही क्या हो गया, उनको साथ ही सिटी कॉलेज में उर्दू लेक्चरर की नौकरी इनको आ गई. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నప్పుడే కవిగా, నాటక రచయితగా, నటుడిగా పేరు పొందాడు. जब उन्हें उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तभी इनको पोएट, नाटक लिखने वाला, रचयिता, राइटर, नटुడు, एक्टर भी बोलकर इनका नाम बहुत मशहूर हो गया था. బెర్నాడ్ షా నాటకానికి హోష్కి నాఖూన్ అనే ఉర్దూ అనుసరణ రాసి हैदराबाद रविंद्रनाथ टैगोर एदुट प्रदर्शिंचाడు. बెర్నాడ్ షా जो नाटक था उसको उर्दू में होश के नाखून बोलकर उर्दू में ट्रांसलेट करके हैदराबाद में जो हैदराबाद में क्या करे, इसका प्रदर्शन करें. किसके सामने? रविंद्रनाथ टैगोर के सामने इनका प्रदर्शन करें. रविंद्रनाथ टैगोर ఆ నాటకం చూసి ఆనందపట్టలేక ప్రదర్శన అయిపోగానే స్టేజ్ పైకి వెళ్ళి మగ్దుల్ని అందించాడు. ये इनका प्रदर्शन, इनका एक्टिंग देख के रविंद्रनाथ टैगोर को रहा ना गया, बहुत खुश हो गया. इसलिए क्या करे, जैसा वो ड्रामा ख़त्म होते ही इन्होंने जल्दी स्टेज पे जाके मखदूम मोहिउद्दीन की तारीफ़ करे. तन शांति निकेतन की వచ్చి చదువుకోవాల్సిందిగా ఆహ్వానించాడు. रविंद्रनाथ टैगोर इनको इन्विटेशन दिए, क्या बोल के शांति निकेतन जो है वहाँ पर तुम आके अपनी पढ़ाई पढ़ सकते हैं. अट्ला विश्वकवि रविंद्रनाथ మెప్పించిన ఘనత मखदूम है. इस तरह पूरे वर्ल्ड के पोएट के सामने ही अपनी तारीफ़ कहलाने वाले जो घनता माने जो तारीफ़ थी मखदूम की थी. विद्यार्थी दशा నుండే मखदूमలో वामपक्षाల भावजालम ఉండేది. इनको बचपन से ही, जब स्टूडेंट थे इन्हों, जब से ही क्या होता है, इनको जो नफ़रत थी वामपक्षाल माने जो अपोजिशन से इनको మార్క్ ప్రభావం అధికంగా ఉండేది. మార్క్స్ मतलब उनको इंडिपेंडेंस रहना बहुत ज़्यादा पसंद था. 1933లో ఈయన నాగ్పూర్లో స్థాపించిన హైదరాబాదీ విద్యార్థి యూనియన్ ఏర్పాటు పాత్ర ప్రభావించింది. 1939 में नागपुर में एक यूनियन बनाए थे. नागपुरలో స్థాపించబడిన హైదరాబాదీ విద్యార్థి, नागपुर में एक यूनियन बनाए थे, हैदराबाद स्टूडेंट यूनियन. वहाँ पर इनका अहम रोल था. 1941లో జరిగిన ప్రపంచ పరిణామాలతో మన దేశం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ప్రభావం పెరుగుతుంది. 1941 में पूरी दुनिया के परिणाम जो रिज़ल्ट है उसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी का जो प्रभाव था वो ज़्यादा बढ़ने लगा. इंदुलो भागंगा इसके हिस्से में निज़ाम రాష్ట్రంలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కర్తగా తెలంగాణలో పల్లెకి వెళ్ళి ప్రజల చైతన్యం చేయడం మొదలుపెట్టాడు. इसलिए क्या करें, निज़ाम की हुकूमत में इन्हों गांव जाकर लोगों को इकट्ठा करने लगे. किसकी वजह से? తెలంగాణ को आज़ाद करने के लिए. कौन? मखदूम मोहिउद्दीन. మగ్దూమ్ తాను చేస్తున్న లెక్చరర్ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి పూర్తి స్థాయిలో కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమానికి అంకితమయ్యాడు. उन्होंने जो नौकरी कर रहे थे लेक्चरर की, उसको क्या करें,
रिज़ाइन देके पूरी तरह कम्युनिस्ट पार्टी में चले गए, कम्युनिस्ट के प्रोग्राम्स करने लगे। హైదరాబాద్ సంస్థానంలో ముఖ్యంగా తెలంగాణలో ప్రతి జిల్లాలో తాలూకాలో గ్రామంలో జరిగే సభలు పాల్గొని ఆనాటి ప్రభుత్వ నిరంకుశ పాలనను ప్రభుత్వ అధికారులు జాగీర్దారులు దౌర్జన్య చర్యలు నిశ్చితంగా విమర్శించేవాడు। हैदराबाद संस्थान में अहम तौर पर जो तेलंगाना में थे, हर गांव, हर मंडल, हर डिस्ट्रिक्ट को जाकर वहाँ पर प्रोग्राम्स करके यहाँ की हुकूमत के जो अत्याचार थे उसके बारे में क्या करते थे, समझाया करते थे। और किसी के बारे में बोलते थे, यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बारे में, जागीरदारों के बारे में, और वो लोग जो लोगों से जुल्म करते थे उसके बारे में बहुत ज़्यादा విమర్శించే అపోజిట్ करते थे, बोलते थे। భారత స్వాతంత్ర సమరంలో పాల్గొనవలసిందిగా ప్రజలకు ఉద్దేశించాడు। హిందుస్థాన్ की आज़ादी में हिस्सा लेना बल्कि लोगों को बोलते थे। ఆయన ఉపన్యాసం వినడానికి ప్రజలు వేల సంఖ్యలో వచ్చేవారు। इनकी जो स्पीच है सुनने के लिए हज़ारों में लोग यहाँ पर आते थे। నానాటికి రాష్ట్రంలో మగ్దూం పెరుగుతున్న పలుకుబడి ప్రఖ్యాతిని చూసి ప్రభుత్వం సహించలేకపోయింది। धीरे धीरे मखदूम मोहिउद्दीन की इज्जत जो रेस्पेक्ट है लोगों में फैलती जा रही थी, मशहूर हो रहे थे। ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट को देखा नहीं गया। బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి విమర్శించేందుకు అరెస్ట్ చేసి 3 నెలలు జైలు శిక్ష విధించారు। अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलने की वजह से इनको अरेस्ट करके 3 महीने जेल में डाल दिए मखदूम मोहिउद्दीन। 1946 మధ్యకాలంలో కార్మికుల రక్షణ కోసం చట్టం చేయడానికి పోరాటం చేశాడు। 1944 से 1946 के बीच में क्या करे, कार्मिकुला मतलब जो लेबर्स थे वो लोगों को किस तरह रक्षण बचा सकते हैं, वो लोगों के ऐसे कानून बनाना बोलकर इन्हें लड़ा। ఎన్నో కార్మికుల సంఘాలు స్థాపించాడు, కై లేబర్ అసోసియేషన్ बनाया। సంక్షేమం కోసం కృషి చేస్తూ మహనీయుడు మఖదూమ్, वो लोगों की डेवलप के वास्ते भी बहुत ज़्यादा కృషి करने वाला మఖదూమ్ మొహియుద్దీన్। భారతదేశానికి స్వాతంత్రం లభించిన తర్వాత హైదరాబాద్ సంస్థానం భారతదేశంలో విలీనం కావాలని అక్కడ రాజకీయ పక్షాలన్నీ పెద్దపీట ఉద్యమంలో వెలువదీశారు। हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने के बावजूद भी यहाँ पर निज़ाम की हुकूमत थी। हैदराबाद अलग था, दक्कन स्टेट। इसलिए क्या हुआ, हिंदुस्तान की आज़ादी मिलने के बाद हैदराबाद को भी हिंदुस्तान के अंदर मिला देना बोलकर कई पार्टियाँ क्या करें, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करें। కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ప్రముఖ నాయకుడు మఖదూమ్ మొహియుద్దీన్ ఉద్యమంలో పోరాటంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించాడు। कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से बहुत अहम लीडर मखदूम मोहिउद्दीन भी थे। इन्होंने भी क्या करे, उस लड़ाई में हिस्सा लिए, हैदराबाद को मिला देना होगा। 1948 సెప్టెంబర్ 17న పోలీస్ చర్యలతో హైదరాబాద్ సంస్థానం భారత यूनियन में बनी। 1948 सितंबर 7 को पुलिस एक्शन यहाँ पर हुआ था। तो पुलिस एक्शन होने के बाद हैदराबाद को क्या करे, इंडिया के अंदर मिला दिए। అనంతరం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో పాల్గొనడంతో మఖదూమ్ మొహియుద్దీన్ हुजूर नगर नियोजकवर्गों నుండి శాసనసభకి ఎన్నుడు। बाद में क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जनरल इलेक्शंस हुए थे वहाँ पर, तो मखदूम मोहिउद्दीन को हुजूर नगर से टिकट दिया गया था। वहाँ पर इन्होंने MLA बनकर असेंबली को गए। తర్వాత 1957లో శాసన మండలి సభ్యుడిగా ఎన్నిక। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने శాసనసభ్య अच्छे अपोजिशन लीडर भी चुने गए 1957 में। ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా అపోజిషన్ లీడర్గా పనిచేసి ఉత్తమ ప్రజాప్రతినిధిగా, मैंने एक अच्छा ప్రజాప్రతినిధిగా పబ్లిక్ లీడర్ की तरह मशहूर हुआ। అసెంబ్లీలో మాట్లాడిన కార్మిక సంఘాలు మాట్లాడిన ఆయన వాగ్దాటికి ఎదురుండేది కానీ किसी भी चीज़ के बारे में बात करो, या पब्लिक के बारे में बात करो या लेबर्स के बारे में बात करो, इन जो बात करते थे उसका अपोजिट कोई भी नहीं करते थे, बहुत अच्छी बात करते थे। మఖదూమ్ అసంఖ్యాక గేయాలు రచించిన बहु हज़ारों पोएम्स लिखे सो पोएट थे, रचयिता राइटर। वीर रचना मुख्యంగా चांद तारों की बारात, इनके देखिए ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लिखे सो जो रचनालो इनकी किताबें जो है लिखे सो चांद तारों की बारात, आज़ादी वतन हवेली, मेद का गीत, सिपाही, अंधेरा, रात के 12 बजे, जंग है, जंगी आज़ादी, सुरख सवेरा, इलांटी एनो कविता खंडिकालो आनाटी प्रजाकानी उरोगो तलिगिंची रसगुलिकलो। ऐसे ये किताब, ये जो पोएम्स है, ये पोएम्स लोगों में इतने मशहूर हो गए कि लोग अगर कोई पीछे हट रहे भी तो ये पोएम्स पढ़े तो लोग क्या करते थे, आगे आ जाते थे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। మఖదూమ్ మంచి హాస్యకుడు, ఈయన बहुत हंसमुख थे। ఎప్పుడు నవ్వుతూ నవ్విస్తూ సరదాగా ఉండే, हमेशा हंसाते हुए हंसते हुए रहते थे। హైదరాబాద్ రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో బూర్గా రామకృష్ణ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు फूलचंद गांधी आरोग्य मंत्री। हैदराबाद स्टेट में असेंबली में बुरगुला रामकृष्ण राव जो थे यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। तो यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर कौन थे, फूलचंद गांधी थे, हेल्थ मिनिस्टर थे। चीफ मिनिस्टर कौन थे, బూర్గుల రామకృష్ణ। ప్రతిపక్ష నాయకుడైన మఖదూమ్ ఆ శాఖల లోపాలను ఎత్తిచిపోవాడు।
अपोजिशन लीडर कौन थे? मखदूम मोहिउद्दीन थे। इन्होंने क्या करते थे? उनके खामियों को निकाल के बताते थे। क्या बोल के? फूलचंद कांटे बहुत। फूलचंद गांधी को एक मुहावरा बोलते थे। फूलचंद माने थोड़े फूल है, कांटे बहुत माने बाकी के पूरे कांटे। అని చలోక్తిగా విసిరి గాఢమైన విషయాన్ని కూడా సున్నితంగా హాస్యాన్ని జోడించి చెప్పేవాడు। मतलब गहरी सी बात को भी इन्हें क्या करते थे? छोटा मुस्कुरा के छोटी बात में लोग हंसे जैसा बोलते थे। मखदूम शायर इनकलाब अने बिरुदु పొందాడు। इनको एक अवार्ड भी दिए, शायर इनकलाब बोलकर एक अवार्ड भी इनको दिए। नीति ने निजायती ने सच्चाई को और अच्छाई को, आशय पटिमनु माने जो चाहते थे उसको करते थे। निस्वार्थ सेवा को माने किसी चीज़ के आस लेने के जैसा सेवा करना। మారు పేరు మఖదూమ్, इनका नाम था मखदूम। శ్రమజీవులలో పీడిత వర్గాలు సామాన్య ప్రజలకు తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన मखदूम 1969 अगस्त 20 తేదీన మరణించాడు। मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी लोगों के वास्ते बिताए सो इंसान मखदूम मोहिउद्दीन। 1969 अगस्त 25 को इनका देहांत हो गया। ये था मखदूम मोहिउद्दीन। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे।